हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट सफलता सीरीज, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैड के लिए चलाई जा रही है 2026। आप सभी जानते हैं कि इसकी ऑनलाइन चल रही है और अब ये साइट बंद होने वाली भी है, यानी कि 30 तारीख तक लगभग ये इसकी ऑनलाइन चलेगी। चलिए, आपको हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट करना है और आप सभी जानते हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें कि आपको यूपी जीके, करंट अफेयर और जीके, स्टैटिक जीके, हर प्रकार के आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि मिक्स हम इसको करा रहे हैं। आपको हर चीज इसमें देखने को मिलेगी। साइंस के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जनगणना इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि हर प्रकार से जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वैसे ही आपको देखने को मिलते रहेंगे। और बहुत जबरदस्त सीरीज है, आप इसको हमारे साथ लगे रहें, बने रहें और इसमें इसको सफलता करते रहें। देखिए, ये सफलता सीरीज है, आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आप ये हमसे आपको वादा करते हैं। देखिए, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, साइंस का हमारा आज का इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंसानी लार में मौजूद लार इमाइलेज का क्या काम होता है। आपको बताना है कि इंसानी लार में मौजूद जो लार इमाइलेज होता है उसका क्या काम होता है, ये आपको बताना है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यह साधारण शर्करा को स्टार्च में बदलता है, या फिर यह अमीनो अम्ल को प्रोटीन में बदलता है, यह स्टार्च को साधारण शर्करा में बदलता है, या फिर यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी 5 ऑप्शन ही देती है। अब उसी प्रकार से आपको आंसर करना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं कि खाने की। हम बात करेंगे खाने की, यानी कि खाना हमारा कहाँ पचता है। खाने की बात करेंगे। खाना, देखिए आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर पचता है, यानी कि पचता है कहाँ पर पचता है। ये पचता है हमारे मुंह में। मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। खाना कहाँ से पचना शुरू हो जाता है? मुंह से। और मुंह में क्या होता है? मुंह में होता है एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ होता है? ये होता है मुंह में। मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। और देखिए, ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। क्या काम होता है इसका? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि साधारण हमारा क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? साधारण स्टार्च को तोड़ना। यानी कि तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हमारा सी इसमें हो जाएगा, यानी कि स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ना। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इंसानी पाचन में पित्त का मुख्य क्या काम होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो इंसानी पाचन में पित्त का क्या काम होता है। आपको बताना है कि पित्त का क्या काम होता है, ये बताना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है, या फिर पेट में प्रोटीन को पूरी तरह से पाचन करना है, या फिर खाने को क्षारीय बनाना, और फैट जो होता है फैट के बड़े कणों को तोड़ना होता है, या फिर आसानी से निगलने के लिए खाने को लार के साथ मिलाना। यानी कि हमारा खाना जो पचता है वो लार से पचता है, उस मुंह से पचता है। और मुंह में क्या होती है? हमारी लार, जो कि खाने को मिलाने का काम करती है। और या फिर एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसकी बात करेंगे। देखिए, पित्त की बात करते हैं तो पित्त को लीवर बनाता है। पित्त को कौन बनाता है? लीवर। देखिए, ये बात नोट करिएगा। पित्त को कौन बनाता है? लीवर। लीवर बनाता है। पित्त को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा खाने को क्षारीय बनाना और फैट को बड़े कणों को तोड़ना। फैट के बड़े कणों को तोड़ना ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमारा कि
इंसानों जैसे बहुकोषीय जीवों में पाचन कहाँ होता है? आपको बताना है कि इंसानों जैसे बहुकोषीय जीव होते हैं उनमें पाचन कहाँ होता है? खाद्यान्न खाद्यान्न ऋषिकाएं में, या फिर पूरी कोशिकाओं की तरह होता है, सतह में, या फिर केंद्रक में, या फिर विशेष पाचन अंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा जो बहुकोषीय जीवों में पाचन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है विशेष पाचन अंग में, यानी कि ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र में पेरिस्टाल्टिक गति, जिसे हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति की क्या भूमिका है? आपको बताना है कि इसकी क्या भूमिका है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि रक्त में पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या फिर पाचन नली में भोजन को आगे की ओर धकेलना, या फिर पेट में प्रोटीन को पचाना, या फिर पाचक एंजाइम बनाना। ये आपको बताना है। बताइएगा इसका इसमें क्या काम होता है, ये आपको बताना है कि भूमिका क्या होती है, क्या इसका काम होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारा पाचन नली होती है, पाचन नली में लिखेंगे इसको। देखिए एक बात नोट करेंगे कि पाचन नली में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसमें हमारा आगे क्या हो जाएगा, पाचन नली में जो भोजन हम आगे की ओर धकेलता है, तो इसका यही का काम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चले आप देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें अपना क्या दिया गया है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको देखना है इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि ... नृत्य महाभारत, रामायण और महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। यह आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो नृत्य है वो कौन सा है जो महाभारत, रामायण, महाकाव्य जैसे पुराणों में भी सन्निहित है, यानी कि निहित उसमें है। ये आपको बताना कि किसमें है, कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे कि कथक दे रखा है इसमें, कथकली कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, या फिर ओडिसी, ये इनमें से कोई नहीं। कौन सा नृत्य है ये आपको बताना है। बहुत ही ध्यान से करना है। क्वेश्चन सभी PYQ ही क्वेश्चन है और सब आपको एग्जाम में लेवल में आने वाले हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी पैट के ही कुछ क्वेश्चन ऐसे छांट के निकाले गए हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। आपको सभी क्वेश्चन PYQ हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने इसमें नहीं गिरा तो PYQ क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बेहतर हैं। आप अच्छे से उनको करना। बताइएगा इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा इसमें हमारा ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा कथकली। ये बताएंगे आप कथकली कहाँ का है। देखिए कथकली ये है केरल का। कहाँ का है, केरल का ये नृत्य है, केरल में यह होता है। कथकली कहाँ होता है, केरल में। और देखिए एक और होता है केरल में क्या होता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है, केरल में। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कहाँ होते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में होते हैं। देखिए कुछ इसके बारे में और जानकारी बात करते हैं। अब देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपको फिर देने के लिए जा रहे हैं हम, आप अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए कहते हैं कि संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार कितने हैं, 8 हमारे ये शास्त्रीय नृत्य हैं। और बात करेंगे संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने हैं हमारे, 9। कितने हैं, 9। नमा कौन सा है, जिसको हम छऊ नृत्य कहते हैं, जो कहाँ होता है बताइएगा। छऊ नृत्य कहाँ होता है, देखिए ये हमारा छऊ नृत्य होता है कहाँ पर, ओडिशा में। कहाँ होता है, ओडिशा। और ये झारखंड में भी होता है और ये पश्चिम बंगाल में भी होता है। देखिए कैसे इसके हमारे 3 प्रकार होते हैं छऊ के।
छऊ नृत्य है, इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं इसके। देखिए पहला आ जाता है मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा में होता है। आ जाता है दूसरा सरायकेला छऊ, ये जहां होता है झारखंड में होता है। एक आता है पुरुलिया छऊ, जो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ये आपको बहुत अच्छी बातें हैं, आपको नोट करनी है और एग्जाम में आई हुई सभी बातें हैं। देखिए ये हमारा हो गया किसके बारे में? छऊ के बारे में। दोबारा ध्यान देंगे, संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार कितने? 8, और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9। देखिए माने जो जाते हैं वो हमारे अभी 8 ही माने गए हैं, इसको भी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसको गिना जाता है कि ये भी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब तक एग्जाम क्वेश्चन में ये नहीं दे दे कि संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार कितने हैं या फिर संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, आपको नहीं करना। अगर आपको देता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको केवल 8 ही लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 8 ही लगाने हैं। जब तक आपको संस्कृत मंत्रालय के अनुसार ना दे दे तो 9 नहीं लगाने हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करेंगे। अगला आता है हमारा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय कहाँ होता है? ये होता है हमारा असम में। ये हमारा 8वां नृत्य है, यानी कि ये हमारा नवीनतम है, वो हमारा शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और देखिए इसको कब शामिल किया गया था? शास्त्रीय नृत्य में इसको शामिल किया गया था 2000 ईस्वी में। कब किया गया था? 2000 में इसको शामिल किया गया था। देखिए ये सबसे पुराना नृत्य है, बात को ध्यान से समझेंगे। ये सबसे पुराना नृत्य है, लगभग ये 500 वर्ष पुराना नृत्य है। जो इनमें नृत्य है वो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? ये शास्त्रीय नृत्य ये माना जाता है। इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। इसके संस्थापक मानते हैं किनको? श्रीमद शंकरदेव को इसके संस्थापक माना जाता है। देखिए ये सबसे नया नृत्य यानी कि 8वां है, सबसे नया नृत्य है। कौन सा? हमारा शास्त्रीय नृत्य, जो कि सबसे नया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या देखा रखा है? इसमें ऑप्शन दे रखी है पूरा है। इसमें दे रखा है कि सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। जो कहाँ पर है? ये सॉरी जो कब का है? ये है 2000 वर्षों पुराना है। ये 2000 वर्ष पुराना है हमारा भरतनाट्यम। देखिए ध्यान से अच्छे से इनको क्वेश्चन को करना है, जो मैंने आपको दिए हैं। बहुत ही मेहनत लगती है पीपीटी बनाने के लिए, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए इसमें हमारा एक तो हो गया आंधी कुचिपुड़ी, एक हो गया हमारा शास्त्रीय 2 नृत्य। ये मैं आपको भी 8 के 8 आपको बताने वाला हूँ। नवा ये हमारा छऊ नृत्य है ही। बात करेंगे देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला इसमें क्या दिया है बात कर लेते हैं। अगला आता है हमारा ओडिशा। ओडिसी ये कहाँ पर होता है? ओडिसी कहाँ होता है? ओडिसी होता है हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर? ओडिसी होता है उड़ीसा में। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर का हो गया है। कौन सा? तीसरे नंबर का। और देखिए 7वां कौन सा है हमारा? मणिपुरी। कहाँ होता है ये? मणिपुर में। 8वां कथक, ये कहाँ का है? ये हमारे नॉर्थ इंडियंस का, यानी कि एकमात्र नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तर प्रदेश में ये होता है। कौन सा है? कथकली। कथक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। वह कथकली ये कहाँ पर होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में कथकली। और देखिए इसमें कुछ बात करते हैं कथकली में। इसमें जो नायक होता है, जिसको हम बोलते हैं हीरो, नायक क्या बोलते हैं? हीरो। वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पाचक। क्या बोलते हैं? पाचक। पाचक इसको बोलते हैं। जो हीरो होता है यानी कि कथकली में जो हीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? पाचा। और इसमें जो खलनायक होता है यानी कि जो विलन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काथी। क्या बोलते हैं? काथी उसको कहा जाता है। इसमें जो मुद्रा यानी कि स्टेप होते हैं वो कितने होते हैं? 24 स्टेप में ये किया जाता है। कौन सा? कथकली। और देखिए इसमें जो श्रृंगार होता है, जो इसको मेकअप बोलते हैं, तो वो कितने प्रकार होते हैं? उसके 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार से ये होता है। 5 प्रकार से ये होता है। बात करने वाले हैं अब हम इसमें कि इसमें जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? मणि प्रबलम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मणि प्रबलम। ये मलयालम प्लस संस्कृत दोनों को मिला करके बोली जाती है। कौन सी? मणि प्रबलम। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसमें कुछ और दे रखा है क्या? आगे इसमें क्या दे रखा है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी या फिर जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क या फिर लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर इसका मुख्यालय है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है?
न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए बात करेंगे कुछ और इसके बारे में। देखिएगा इसमें अभी ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। यूनेस्को सॉरी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा न्यूयॉर्क में। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कब हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से 1918 तक चला था। इसमें किसकी स्थापना हुई थी? एलओएन की स्थापना हुई थी, जिसको कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 की स्थापना हुई थी। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म मैंने आपको लिख के दे रखी है। और बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसमें जो यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? यूएन की। और यूएन के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग। यूएन के कितने अंग हैं? 6। बात करेंगे कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। देखिए 5, जिनका 5 का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है हमारा न्यूयॉर्क में। कितने अंग हैं इसके? 6 अंग हैं। और 5 का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो हमारा एक बचा उसका जो जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीआई, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि द हैग, जिसको हम बोलते हैं नीदरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में, द हैग में। बात करेंगे यूएन सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता, क्वेश्चन आ जाता है कि यूएन सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें आपको ऑप्शन दे देगा 10, 15, 20, 25, तो आपको उसमें लगाना है 10। कितने सदस्य हैं? 10। और बात करेंगे उन 10 में से, जैसे कि 10 आ जाते हैं अस्थायी मेंबर। कितने अस्थायी मेंबर? देखिए बात करेंगे अस्थायी मेंबर के बारे में, तो जो जापान है ये कितनी बार? ये हमारा 12 बार अस्थायी मेंबर बन चुका है। कितनी बार? 12 बार। और अपना भारत कितनी बार बना है? ये 8 बार मेंबर बन चुका है अस्थायी रूप से। और देखिए जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो समय होता है वो होता है कितना? 12 बार का एक समय, यानी कि 2 वर्ष उनका समय होता है। 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। और जो हमारे स्थायी मेंबर हैं वो कितने हैं? वो हमारे 5 हैं। तो दोनों कितने हो गए? 5 ये और 10 ये कितने हो गए? 15। बात करेंगे उसमें स्थायी मेंबर में, एक तो आता है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। ये हमारे 5 देश हैं जो कि स्थायी मेंबर हैं। ये कितने हैं? स्थायी मेंबर हैं। और बात करेंगे यूएन की स्थापना के समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? जिस समय हस्ताक्षर किए थे और यूएन की स्थापना हुई थी उस समय, तो कितने थे? वो थे हमारे 51 सदस्य थे। जिसमें से कि 51वां देश कौन सा था हमारा? वो था हमारा पोलैंड, यानी कि जो हमारा नवीनतम था कौन सा था? पोलैंड। बात करेंगे वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसमें? वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में तो 193 देश है। किसमें? यूएन में कितने? 193 देश। आगे देखते हैं अगला। आगे दिया गया इसमें कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वो किसने शुरुआत की थी? किसने दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल ने के नाम पर ही ये दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार। और देखिए इन्होंने जो आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था वो आपको बताना है। आपको बताइएगा कंपास या फिर डायनामाइट या फिर पेंसिलिन या फिर लाइट बल्ब, या इनमें से कोई नहीं। किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अब आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार कब और कैसे दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए बात करेंगे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब इसके बारे में देखिए थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में भी। देखिए इनके बारे में क्या जानकारी दे रखी है? इनके बारे में दे रखा है कि नोबेल का जन्म, यानी कि जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। बात करेंगे इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी।
ये कहाँ के थे? स्वीडन के ये थे। कहाँ थे? स्वीडन देश के निवासी थे। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी। देखिए इसकी जो घोषणा की गई थी 1900 में इसकी घोषणा की गई थी। और ये पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में ये पहली बार दिए गए थे, 1901 में। और बात करेंगे जिस समय ये दिए जाते थे, शुरू में स्टार्टिंग जब हुई थी तो उस समय कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? 5 क्षेत्र में ये दिए जाते थे। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। देखिए पहला था भौतिकी, रसायन, मेडिकल, साहित्य और एक आता शांति। कौन सा? शांति का। ये 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। बात करेंगे इन 5 में से कि इनकी जो घोषणा की जाती है, ये यानी कि बाकी जो है ये इनकी घोषणा सभी की कब की जाती है? वो की जाती है 10 दिसंबर को इनकी घोषणा की जाती है। सॉरी, अक्टूबर में इनकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। कौन से? नोबेल पुरस्कार सभी क्षेत्रों में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1969 में 1969 में छठे क्षेत्र में दिया जाने लगा था। यानी कि छठा क्षेत्र कौन सा था? अर्थशास्त्र का क्षेत्र था, जो कि दिया जाता है शांति का। और एक इसमें से एक ऐसा पुरस्कार जो शांति वाला है, ये कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो। ये किसकी राजधानी है? ओस्लो, नीदरलैंड की ये राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? ओस्लो। सॉरी, इनकी जो घोषणा होती है वो कहाँ से होती है? ओस्लो से। ओस्लो से होती है। ओस्लो कहाँ पड़ता है? स्टॉकहोम, यानी कि स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है। ठीक है। और ये वहीं से दिए जाते हैं। और एक दिया जाता है यहाँ से, ये हमारा स्टॉकहोम से। बात करेंगे जो गणित वाला है, गणित का नोबेल ये कहाँ पर किस कौन सा है? इसका किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा गणित में दिया जाता है वो जाता है हमारा एबल अवार्ड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? एबल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला, इसमें और कुछ दिया गया है क्या। देखिए पीडीएफ बहुत अच्छे से मैंने तैयार की है, आपको अच्छे से उसको देखना है, पढ़ना है और बहुत सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए इसमें जैसे कि दिया गया है, और देखिए हाँ इसके बारे में और एक बात बता देते हैं। इसमें जो सबसे कम उम्र में लिखेंगे इसमें सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन से थे? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। इन्हें 17 वर्ष की उम्र में मिला था। कितनी? 17 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। और सबसे अधिक उम्र में कौन से थे? सबसे अधिक उम्र के कौन है? सबसे अधिक उम्र के हैं गुड इनफ। इनको कितनी उम्र में मिला था? इनको मिला था 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। गुड इनफ को कितनी वर्ष में मिला था? 97 वर्ष में। यानी कि सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को, और गुड इनफ को मिला था सबसे अधिक उम्र में, यानी कि 97 वर्ष में इनको मिला था। 97 वर्ष के थे जब हो गए थे जब इनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं आगे। अगला इसमें दिया गया है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी या शुरू किया गया था? 1948, 1932, 1954, 1911 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए इसको जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, 1911 में। देखिए 1911 में पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। पहली हवाई डाक सेवा, पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? ये थी प्रयागराज से नैनी। ये भी प्रयागराज में ही पड़ता है, नैनी के भी शुरू की गई थी। बात करेंगे देखिए हवाई परिवहन की, ये नगर निगम, ये
डॉट 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 रही है कितनी है ये आपको बताना है। 15.30%, 14.25%, 17.64% या फिर 18.30% या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कितनी रही है, वो रही है 17.64%। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1961 से 1971 कितनी रही थी, ये रही थी 24.80% वृद्धि हुई थी उस समय। देखिए बात करेंगे 1961 से 71 वृद्धि कितनी हुई थी, इसमें वृद्धि हुई थी 24.80% की इसमें वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। बात करेंगे इसमें जो पहली बार सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 1961 से 1971 तक। इसमें लिख लेंगे इसको भी। पहली बार सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। और बात करेंगे कि 1911 से 1921 के बीच, 1911 से 1921 के बीच क्या प्रदर्शन रहा था। 1911 से 21 के बीच, 1911 से 1921 के बीच क्या प्रदर्शन रहा था, उस समय सबसे कम रही थी, सबसे कम रही। कितनी थी, -0.31%। कितनी रही थी, -0.3%। अब जनगणना 2011 इसके बारे में बात करके देखते हैं क्या होता है। दो हजार ग्यारह जनगणना 2011। देखिए इसमें जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कितना है, वो कितना है हमारा 382, यानी कि 382। बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात वो कितना है, वो है 943, यानी कि 943। बात करेंगे बाल लिंगानुपात। वो कितना है, वो क्या है 919, यानी 119। बात करेंगे साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे तो 74.04%, यानी कि 74.04%, 74.04% ये हमारी बात करेंगे। अब बात करेंगे मेल और फीमेल के बारे में। मेल और फीमेल में बात करेंगे तो मेल में है 82.10%। बात करेंगे फीमेल में तो ये आ जाती है 65.46%, ये हमारी फीमेल में आ जाती है। आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 जनगणना आयुक्त, 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली थे 2011 की जनगणना जब हुई थी। बात करेंगे 2011 जनगणना की रिपोर्ट कब पेश हुई थी। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट कब पेश हुई थी, ये हुई थी 31 मार्च 2011 को। बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या
ये किस राज्य में है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कम जनसंख्या वो कहाँ पर है? वो है सिक्किम में। सबसे कम सिक्किम में। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से आपको समझना है और आपको बताना है कि आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अच्छे से इसको ये पढ़ेंगे हमारे साथ और अच्छे से आप इसको करेंगे। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करेंगे। देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। अच्छे से आपको प्रदर्शन करना है, पैड में अच्छे नंबर लाने हैं बस। ज्यादा नहीं, 70-80 के बीच में जाओगे तो वैकेंसी आपको हर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छे अच्छे से करना है आपको। जीके में कोई भी धुरंधर ऐसा नहीं होगा जो आपको काट देगा। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बस। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो बस। यही है एक सफलता का मंत्र। सफलता सीरीज आपके लिए चलाई गई है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। चलिए देखिए, आपको मिलते हैं फिर से अपने प्रैक्टिस सेट के साथ अगले में। तब तक के लिए हम मिलते हैं। राधे राधे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।